मैं आज अकेली ही उस जगह पर जा रही थी जहां मुझे बिल्कुल भी अकेले नहीं जाना चाहिए था। पर मैं भी तो मजबूर थी। रात का वक्त था। मैं बिल्कुल वैसे ही कपड़ों में थी जैसे कपड़े मुझे पहनकर आने के लिए कहा गया था। और मुझे अभी से ही बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि ऐसे कपड़े तो एक औरत या तो अपने पति के लिए पहन सकती है, या तो उसे खुद को पहले ऐसे कपड़े पहनने की आदत हो। मैंने भी ऐसे कपड़े पहने थे, लेकिन जाहिर है मैंने ऐसे कपड़े पहनकर कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। लेकिन आज मैं बाहर जा रही थी, पर मुझे इस बात की तसल्ली थी कि इस वक्त मुझे किसी ने देखना नहीं था, सिवाय उस एक आदमी के। मैं काफ़ी परेशान थी और डरी हुई थी। मुसलसल आसपास देख रही थी। यहाँ पर तो कोई नहीं था भला। रात को ऐसी जगह पर कौन हो सकता था? और मुझे पता भी था कि आगे क्या होने वाला था। मैं किसी की आहट पर चौंक गई। वो बिल्कुल संजीदा था, लेकिन मुझे उसे देखकर मेरी जान निकल गई थी। उसने कहा, अच्छा हुआ तुम अकेली आई हो। मैंने कहा, मैं अकेली नहीं आनी चाहती थी। शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए। उसने कहा, पागल हो गए हो क्या? मौका बड़ी मुश्किल से मिला है। मैं तो कब से ये चाह रहा था कि तुम अकेली आओ। ऐसे काम अकेले में ही होते हैं, नहीं तो क्या पूरी बारात लेकर आओगी? तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम बहुत ज़्यादा मासूम हो। मुझे तो पहले दिन से ही तुम बहुत अच्छी लगती हो। तुम आ गई हो, यही बहुत बड़ी बात है। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। अब जल्दी जल्दी मेरी बात गौर से सुनो और नीचे बैठ जाओ। मैं हैरान और परेशान तो थी। मैंने ऐसा ही किया, और उसने अचानक ही मेरा नाम काजल है। मैं शक्ल और सूरत की खूबसूरत थी, इसलिए कम उम्र में ही मेरी शादी करा दी गई। और मेरी शादी बहुत अच्छे जगह पर हो गई। मेरा पति गुस्से वाला था, लेकिन मेरा ख्याल जरूर रखता था। अगर कभी कभी मुझे दो थप्पड़ लगा देता तो मैं बर्दाश्त कर लेती थी, क्योंकि वो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। मेरी माँ ने शादी के बाद समझाई थी कि देख, सारे मर्द अपने औरत पर हाथ उठाते हैं, मगर अगर वो बदले में तेरी सारी ज़रूरतों का ख्याल करता है, तुझे काम नहीं करने देता, खुद सब कुछ करता है, तो फिर उसके लिए थप्पड़ खा लेना। मैंने कहा, क्या ये वो अगर ये सब कुछ नहीं करता, मेरा ख्याल भी नहीं करता, और फिर भी मुझे दो थप्पड़ लगाता है, तब मैं क्या करूं? तब मेरी माँ ने मेरे पल दो पल देखा। तब मेरे सिर के ऊपर शादी वाला सूट सेट कर रही थी। उसका दुपट्टा मुझे इस तरह से करवा रही थी कि मैं घूंघट में ही रहने वाली थी। वो मेरे तरफ देखकर बोली, तब भी चुप होकर थप्पड़ खा लेना। मैं हैरान रह गई। तो ये क्या बात हुई? तो मेरी माँ ने कहा, हमारे समाज में शादियाँ बड़ी मुश्किल से होती है, और अगर एक लड़की की शादी टूट जाए तो दोबारा उस लड़की की शादी करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कहते हैं कि तेरी घर से तेरी अर्थी ही उठकर आनी चाहिए। ये बात अपनी दिमाग में रखना। कोई भी जज्बाती फैसला करने से पहले सोच लेना, क्योंकि फिर वापसी के रास्ते नहीं होते। मैंने कहा था, लेकिन आप तो मुझसे बहुत प्यार करती हो। मेरी माँ ने कहा, मैं तो तुमसे बड़ी प्यार करती हूँ बेटी, लेकिन ये समाज तुझसे प्यार नहीं करता। इस दुनिया में सिर्फ मेरी माँ ही थी जिसने मेरी शादी करवाई, और उसके 1 साल बाद इस दुनिया से चली गई। मुझे भगवान ने पहले एक बेटी दिया और उसके बाद एक बेटा। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। मेरे पति का खानदान गरीब खानदान नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके हालात अच्छे होने लगे। वो काफ़ी अमीर होने लगे। मेरा पति काफ़ी रंगीन मिजाज वाला था। वो मजाक मजाक में मुझे अक्सर कहा करता था कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, और मैं इससे नाराज़ हो जाती थी। तो मैं कहती थी कि तुम दूसरी शादी कैसे कर लोगे? मैं तो आपकी ज़िंदगी में तो हूँ। तो वो कहता था, तुम मेरी ज़िंदगी में रहो, फिर भी मैं दूसरी शादी कर लूँगा। मैंने कहा, लेकिन आपको कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो उसने कहा, क्योंकि तुम मुझे लेकर जाओगी कानून के पास, अपनी पति को कोर्ट कचहरी में घसरोगी। तुम्हें क्या लगता है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने दो दो शादियां कर ली है, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें तभी कोर्ट में लेकर जाती है जब कोई बड़ा मामला होता है। जब तुम्हें ज़रूरत के सब सामान मिल रहे होंगे तो तुम्हें क्या ज़रूरत है पंगा लेने की? मैं कहती थी कि आप मजाक में भी ऐसे बात ना किया करें।
मेरे पीछे कोई नहीं था। जिस औरत का मायका नहीं होता वो वैसे ही मजबूर होती है। मैं इसकी किसी से भी शिकायत नहीं लगा सकती थी। उसके माँ बाप भी उसके साथ शामिल रहते थे और इस मजाक पर हंसते रहते थे। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मेरा एक बेटा और बेटी भी बड़े हो रहे थे। सब कुछ ठीक था। आहिस्ता आहिस्ता मेरा वजन थोड़ा बढ़ने लगा। अभी भी मैं काबिले बर्दाश्त थी, लेकिन पहले जैसे नहीं रही थी। मेरे पति ने कहा, अपना ख्याल रखा करो, घर में दौलत आ रही है, खाना पीना बढ़ रहा है, तो तुमने वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे मोटी औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने कहा कि 2 बच्चे पैदा किए हैं, मैं तो पहले जैसे नहीं रह सकती हूँ। वो कहने लगा, वजन ज़्यादा बच्चे पैदा करने से नहीं बढ़ता, ज़्यादा खाने से और खाकर बैठ जाने से बढ़ता है। वरना ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 2 नहीं 8 बच्चे पैदा किए होते हैं, लेकिन उनका वजन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होता। हमेशा गरीब के घर में ही दुबली पतली होती है, अमीरों को चर्बी चढ़ी होती है। लेकिन मैं नहीं चाहता तुम ऐसी बन जाओ, और इसमें तुम्हारा ही फायदा है। देखो, मेरी बात गौर से सुनो। औरत की आंखों से नहीं, अपनी आंखों से खूबसूरत लगती है। वह उसी से मोहब्बत करता है। जब तक खूबसूरत लगती है तब तक उसी के पीछे रहता है। जब वह खूबसूरत नहीं रहती तो वह भी हट जाता है। मुझे पता है तुम ऐसी हो, मगर ख्याल नहीं रखती और बहाना करती हो कि हमारे ऊपर तो काम बहुत है, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई काम नहीं है। फिर मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना था। मुझे नहीं पता कि उसने क्या सोचा है, पता नहीं क्या सोचा था। फिर उसने घर में बहुत अजीब हरकत की। उसने घर में नौकरानी रखी हुई थी, लेकिन अब नौकरानी हटा दी कि घर का काम खुद किया करो ताकि तुम्हारा वजन भी थोड़ा कम हो जाए। नौकरानी ने तो काम तो छोड़ दिया, लेकिन एक दिन वह मुझे बाजार में मिली और उसने कहा कि पहले तो आपका नमक खाते थे, इसलिए आपके घर में फसाद नहीं डालना चाहते थे, लेकिन आपको एक बात बताना चाहती हूँ जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी। अब तो मैं आपके घर के काम भी नहीं करती। बीवी जी, आप बहुत मासूम हैं, आपने ध्यान नहीं दी होगी। मैंने कहा, ऐसी कौन सी बात है। उसने कहा कि आपके पति के बारे में एक खबर है मेरे पास। मैंने कहा कि बताओ तो। उसने कहा कि आपके पति ने दूसरी शादी कर रखी है और इस बात को 1 साल हो गया है। ये सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं हैरान रह गई। वो नौकरानी झूठ क्यों बोलती, लेकिन फिर भी मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। उसने कहा कि मैं आपको सबूत दिखा सकती हूँ। वहाँ दूसरे मोहल्ले में एक औरत रहती है ना, वही आपकी पति के दूसरी पत्नी है। उस औरत का जिक्र मैंने भी कहीं सुना था। वह दरअसल मेरे पति के एक दोस्त के रिश्तेदार थी, और जब हमारी शादी भी हुई थी तो उसने दावत भी की थी। वह औरत को मैंने देखी हुई थी। वह तो शक्ल से ही ऐसी लगती थी कि किसी भी मर्द का ईमान खराब करने के लिए काफ़ी थी। उसकी पहली शादी हो चुकी थी, लेकिन अब वो तलाकशुदा होकर अपने भाई के घर में रहती थी, और उसका भाई ही मेरे पति का दोस्त था। कुछ ऐसी होती हैं जिनकी शक्ल देखकर पता चल जाता है कि ये तो एक साथ 7 मर्दों को भी अपने साथ रख सकते हैं। और वो ऐसे ही थी। जब भी उसने दावत की थी तब भी वो मेरे पति की तरफ देख रही थी। तब मेरा पति जवान था और मैं भी। मैं उस वक्त से ही मासूम थी। मेरी उम्र कम थी तो मेरी शादी करवा दी। इसीलिए कहते हैं कम उम्र में शादी नहीं करवानी चाहिए। इंसान को पता नहीं चलता, और शादी के बाद जो पॉलिटिक्स चलती है उसको समझने के लिए तो भी दिमाग होना चाहिए, वरना इंसान हमेशा बेवफा बनता रहता है। वह औरत तो मेरे दिमाग में आ चुकी थी और वो ऐसा कर भी सकती थी, लेकिन क्या मेरा पति ऐसा कर सकता था? वह तो हमेशा मजाक किया करता था। नौकरानी तो कह रही थी कि 1 साल से शादी हो चुकी है। मुझे ये बात पता चली तो मैं तो हैरान ही रह गई। इसके बाद मुझे सबूत मिल गया कि मेरा पति वहाँ जाया करता था, और उस औरत से फिलहाल उसका कोई बच्चा भी नहीं था। मैंने ये बात घर आकर अपने पति से कह दी तो उसने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ, अब झूठ मत बोलो। अब ढक्कन लगाने से कोई फायदा नहीं है।
डब्बा खुल चुका है। एक तरफ से मुझे मजाक मजाक में कहते रहे कि मैं किसी और को ले आऊँगा, और दूसरी तरफ सचमुच किसी को ले आए हैं। आपने कहा था कि कोई मुझे कोर्ट तो नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि अगर मैं आपको ले जाऊं, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक आप सिर्फ एक ही पत्नी रख सकते हैं। तब मेरा पति कहने लगा, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कहा, तो मेरे पास सबूत है। तब मैंने जब उन्हें दो चार और बातें सुनाई तो वह मान गया। उसने कहा, 1 साल हो गया है, शादी कर ली है। उसका कहना था कि वो मर्द है, उसके पास पैसे हैं, वह 2 घरों में इंसाफ कर सकता है। 1 साल में तुम्हें तो भी कुछ पता नहीं चला कि मैंने शादी कर रखी है। तुम्हारा कोई हक नहीं रखा हुआ, तो फिर तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए कि मैं एक शादी करूं या फिर मैं 8 शादियां करूं। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। मैंने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला। तुम्हें उसके साथ ताल्लुक़ ख़त्म करना होगा। मैं ज़िद कर गई और घर में लड़ाई होने लगी। मेरे सास ससुर शायद पहले ही मेरे खिलाफ थे और दूसरी वाली बहू को इस घर में लाना चाहते थे। उन्होंने आग में तेल डालने का काम किया और दिन ब दिन हमारी लड़ाइयाँ होती रही। कहानी सुनाते हुए आप सभी को एक बात सुना दूं कि अगर इस तरह की स्थिति हो तो आप लोगों को कभी भी मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए। अगर पति ने इस तरह कोई चक्कर चला रखा है या फिर वह दूसरी शादी कर लेता है या किसी और औरत से ताल्लुक़ बना लेता है, तो आप कभी भी उसको छोड़कर नहीं जाओ, बल्कि वहीं पर बैठो। उससे कहो कि मुझे मेरे हक चाहिए, मेरे बच्चों का हक चाहिए, और अपने हक के लिए लड़ो। उसके सीने पे मुंह डालो। लेकिन उस वक्त मेरे अंदर इतनी अक्ल नहीं थी। मैं बार बार कहती थी कि घर से निकल जाऊंगी, चली जाऊंगी, कहीं भी चली जाऊंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। एक दिन हम दोनों झगड़ा कर रहे थे और बार बार यही कह रही थी। तो एक दिन मेरे पति ने घर से निकाल दिया और मेरे बच्चों को भी अपने पास रख लिया। उनका कहना था कि वो औरत कभी माँ नहीं बन सकती। वैसे तो मेरे पास पहले से ही 2 बच्चे हैं। अगर तू इस घर में नहीं रह सकती तो इज्जत से यहाँ से निकल जाओ। मेरे पास एक पत्नी भी है और 2 बच्चे भी। मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत है? रही बात तुम मुझे कोर्ट में लेके जाओगे, क्योंकि तेरे रहते हुए भी मैंने एक और दूसरी शादी की है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि रीति रिवाजों के हिसाब से मैंने उससे शादी की है। मैंने उसके मांग में सिंदूर भरा है और गले में मंगलसूत्र बांधा है, अग्नि के साथ फेरे लिए हैं। क्या इस तरह से हम दोनों पति पत्नी नहीं बने हैं? बेशक बन चुके हैं। और अगर फिर भी तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी बात हो तो यह ज़रूर याद रखना कि मैं तुम्हें कोर्ट में जाकर तलाक ले लूँगी और फिर उससे शादी कर सकता हूँ। फिर हम दोनों शादी रजिस्टर करवा सकते हैं। मेरे पास पैसे हैं, मैं अमीर आदमी हूँ, मेरे बहुत से जानने वाले हैं। हमारी तलाक 1 हफ्ते में हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है ये कोई ऐसा बंधन है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता? मैंने कहा, ये बंधन तो 7 जन्मों का है, लेकिन तुमने ही 7 मिनट में शर्मिंदा कर दिया। फिर भी मैंने उससे कहा कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं घर में किसी कोने में पड़ी रहूंगी। मेरे बच्चों से मुझे दूर मत करो। बच्चे सो रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि माँ बाप इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं और इससे उसकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। उसने मुझे आधी रात को घर से निकाल दिया। मैं हैरान रह गई कि कैसे कुछ ही दिनों में मेरा हंसता खिलता घर बिछड़ गया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जाऊं। फिर मुझे याद आया कि मेरी एक चाची थी जो इसी शहर में रहती थी। मेरे चाचू इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए मेरा चाची के साथ भी संपर्क ख़त्म हो गया था। वो कहते हैं ना कि मन से महकता होता है, जब मन नहीं रहती तो फिर मैं कभी नहीं रहता। इसी तरह अगर बहन मर जाए तो बहनोई से क्या ताल्लुक़ रख जाए। इसी तरह जब मेरे चाचू इस दुनिया से नहीं रहे तो उसकी पत्नी से भी ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहा। मेरी माँ ने कहा था कि जब तुम्हारा चाचू नहीं रहा तो चाची से संपर्क क्यों रखें। लेकिन मैंने सुना था कि वो विधवा औरत थी और अकेली रहती थी। कम से कम तो वो मुझे 1-2 दिन के लिए पनाह तो दे देती। इसके बाद मैं सोच लेती कि मुझे क्या करना है। आखिर मैं तो सड़कों में नहीं रह सकती थी, मुझे कहीं ना कहीं तो जाना था। और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं किसी होटल में चली जाती।
आज के हालात में मैं अगर होटल में जाती तो क्या मेरे साथ बुरा नहीं होता? इस बात की फिक्र रहती थी और मुझे पता भी नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है। तो अभी भी मासूम थी, इसीलिए मैं उनके घर चली गई। पहले तो मुझे उनका घर ही नहीं मिला। जिस घर में रहती थी वो तो बहुत ही छोटा सा घर था। वहाँ भी उनके बारे में पूछा तो मुझे बताया कि सामने वाले घर में रहती है। जब मैंने सामने देखा तो ये तो काफ़ी शानदार घर था। मैंने दस्तक दी तो चाची ने दरवाज़ा खोला। मैं तो उन्हें देखकर हैरान हुई और पहचानने में भी मुझे कुछ पल लग गए, लेकिन उन्होंने मुझे तुरंत पहचान लिया। उन्होंने कहा, बेटा यहाँ पर तुम इस समय, क्या हुआ? सब ठीक है? मैं रोने लगी। बहुत अरसे के बाद मैंने अपने की किसी शक्ल देखी थी। उन्होंने तुरंत मुझे गले से लगाया और अंदर बुला लिया। मुझे पानी पिलाया, मुझसे सब कुछ पूछा। मैंने उन्हें बताया। उन्होंने कहा, ये मर्द होते ही तो ऐसे हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मेरे साथ जो भी हुआ था वह कोई छोटी बात नहीं थी। बहुत बुरा किया था मेरे पति ने। ऐसे में भी कोई अपना जरा सा नजर आता तो उसके सामने इंसान दिल हार ही लेता। मैंने भी रोना शुरू कर दिया। मेरी चाची ने कहा, मैं तो अभी जिंदा हूँ, तू मेरी बहुत अच्छी बेटी है। तेरे चाचू भी तुझे बहुत पसंद करते थे। तुझे पता है हमारे बच्चे नहीं हैं। हमने तो हमेशा तुम्हें ही अपना बेटी समझा था। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने चाची को गौर से देखा तो हैरान रह गई। ये तो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत, मोटी और काली सी हुआ करती थी, लेकिन आजकल इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नहीं बल्कि कोई और औरत है। वो काफ़ी दुबली पतली और स्मार्ट हो गई थी। अपनी उम्र से कम लग रही थी। चेहरा भी निखर गया था और इतने खूबसूरत घर में रहती थी। उन्होंने मुझे कमरा दिखा दिया और कहा कि तुम आराम करो, बाकी बातें हम सुबह करेंगे। मैंने देखा कि इस कमरे में किसी आदमी की तस्वीर लगी हुई थी, क्योंकि मेरे चाचू तो बिल्कुल भी नहीं थे, उनके बच्चे भी नहीं थे। ये बात तो हमें पता थी कि ये उस खानदान की ऐसी औरत थी कि उनको सारा खानदान ही बुरा समझता था। लेकिन मैं थोड़ा उनको इसीलिए जानती थी क्योंकि मैंने उनसे कपड़ा सीना सीखा था। मेरी माँ ने इस बात पर भी गुस्सा किया था कि तुम इस औरत के पास ना जाया करो, लेकिन मेरे लिए तो ये उस्ताद का दर्जा रखती थी क्योंकि उसने मुझे कपड़ा सीना सिखाया था। इसीलिए उनके पास चली गई तो वो मुझे देखकर फौरन पहचान गई और मेरे लिए इतने ज़्यादा परेशान भी हो गई। सुबह हुई तो उन्होंने मेरे लिए नाश्ता बनाया था। फिर मैंने उन्हें आराम से सारी बात बताया। उन्होंने कहा, क्या करोगी? तो मैंने कहा कि मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मैं हार मानकर उस शख्स के पास वापस चली जाऊं या फिर किसी तरह अपने बच्चे उनसे लेने की कोशिश करूं। आपको पता है मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। चाची ने कहा, तुमने ये बात कैसी कही थी? क्या मैं तुम्हारे पास नहीं बैठी हूँ? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? फिक्र मत करो, मैं बहुत अच्छे वकील को जानती हूँ। हम कुछ ना कुछ करेंगे। तुम जो कहोगी वही करेंगे, लेकिन अभी तुम थोड़ा दो खुद को वक्त, सोचो। मैंने कहा कि मेरे बच्चे वो अकेले होंगे। तो चाची ने कहा, क्या वो उनके बच्चे नहीं हैं? अगर वो उसकी दूसरी पत्नी उनके साथ बड़ी अच्छी बनती है तो जरा उनके बच्चे भी संभाले। किसी से मोहब्बत करना इतना आसान नहीं होता। अगर उनसे मोहब्बत करे तो उनसे माँ बाप से भी मोहब्बत करनी पड़ती है, उनके बच्चों से भी मोहब्बत करनी पड़ती है, उसके कुत्तों से भी मोहब्बत करनी पड़ती है। हर उस चीज़ से मोहब्बत करनी पड़ती है जो उसके साथ जुड़ी होती है। 2-4 दिन में उसके अकल ठिकाने आ जाएंगी, क्योंकि वैसे मेरे बच्चे दूध पीचे बच्चे नहीं थे। खुद से खाने पीने वाले थे, स्कूल भी जाते थे, अपना ख्याल खुद रख सकते थे। और इतना तो उनको पता चल ही गया होगा कि उनके बाप ने माँ को घर से निकाल दिया है, तो वो एक दूसरे का साथ तो देंगे। उनको यह भी समझ थी कि औरत तो घर में आई है, ये हमारी सौतेली माँ है, इसलिए वह उससे भी बचकर रह सकते थे। मैंने अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया था। तुम्हारे साथ उसने इतना कर दिया और तुम क्या ऐसे ही वापस जाओगी? अगर तुम्हें वापस जाना ही है तो आराम से वापस जाना है। औरत की यही तो गलती होती है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। मेरी चाची की बात बिल्कुल ठीक थी। मुझे जो भी करना था, मुझे कम से कम थोड़ा वक्त तो ज़रूर देना था। मेरे पति को खुद एहसास नहीं था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँगी?
हो सकता है कि उन्हें एहसास हो जाए और मुझे तलाश कर रहा हो, और अगर मुझे तलाश कर रहा होता तो बेशक थोड़ी देर हो जाती। यह तो अच्छी बात थी। चाची के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। दुनिया की हर सहूलत मौजूद थी। जबकि इससे पहले वो जो घर में रहती थी उसमें सिर्फ एक ही कमरा था और बाथरूम कमरे के अंदर ही बना हुआ था। मैं तो हैरान थी कि चाची के हालात कैसे पलट गए, लेकिन सवाल करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनके घर में इस दुनिया की हर चीज़ मौजूद थी। शाम को उन्होंने कहा कि पार्क चलते हैं। यहाँ के करीब एक पार्क है जहाँ पर मैं रोज़ जाया करती हूँ। वॉक करने से तो वज़न भी कम होता है। मैंने कहा कि मेरा पति तो वज़न के भी ताने देता था। इस बात पर उनको और गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, बस मेरे साथ चलो। हम पार्क गए तो थोड़ी देर के बाद हमें एक आदमी मिला जो मेरे चाची के पास आकर बैठ गया। हम लोग समझे कि बैठने को आया है, लेकिन मैं तब हैरान हुई जब उनके हाथ में कोई चीज़ थी। उसके हाथ में एक तसला था और पानी की बोतल थी। वो तो इस तरह हमारे पास आकर बैठ गया कि जैसे किसी बड़ी जगह पर जाओ तो गाड़ी का शीशा साफ करने वाले जैसे खुद ही शीशा साफ करने लगते हैं। तो इस शख्स ने मेरे चाची के पाँव धोना शुरू कर दिए। मैं हैरान रह गई। मेरी चाची ऐसे ही बैठी थी जैसे ये रोज़ ही होता है। वो बोल भी नहीं रहा था। थोड़ा अजीब सा आदमी लग रहा था। मैंने चाची को इशारा किया कि ये क्या हो रहा है, तो चाची ने मुझे इशारा किया कि बाद में बताऊंगी। उसने मेरे चाची के पाँव बड़े ही प्यार से अच्छी तरीके से धो दिए। उसके बाद उनको चूमना शुरू कर दिया। फिर 3 लौंग मेरे चाची के कमीज के साथ 4 लौंग बांध दिए। वह जैसे आया था वैसे ही उठकर चला गया। मैंने कहा, यहाँ पर क्या हुआ था? ये वाकई हुआ था या मैंने कोई ख्वाब देखा? चाची ने कहा, हाँ, यहाँ पर एक आदमी आया था और ये रोज़ ही करता है। मैंने कहा, क्यों? ये कौन है? मेरे चाची का कहना था, पागल है। एक दिन तो मैं भी डर गई थी कि पता नहीं क्यों कर रहा है। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, जब से उसने ये सब कुछ करना शुरू किया है मेरे तो हालात बदल गए हैं। तुम्हें तो पता है, तुम्हारे चाचू इस दुनिया से चले गए थे और लाखों रुपए का कर्ज छोड़ कर गए थे। वो कर्ज उतारने के लिए मैंने लोगों के घरों में काम तक किया। किसी खानदान वालों ने मेरी मदद नहीं की। कपड़े सीकर मैं बोर हो गई। फिर मैं परेशान होकर इस पार्क में आ जाती थी और अकेले बैठकर रोने लगती थी। और ये ना जाने कहाँ से आ जाता था और उसने ये काम शुरू कर दिया। इसके बाद मुझे एक आदमी मिला इसी पार्क में। मेरी उसके साथ मुलाकात हुई। उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं थी। उसने मेरे साथ शादी कर ली और वो बाहर के मुल्क चला गया है। ये उसी का घर है और वो बाहर से काफ़ी सारे पैसे भेजता है। साल में 2 महीने के लिए आता है और वो मेरा पति है। उसी की है ये सारी चीज़ें। मेरी ज़िंदगी में सुकून है अब। सारे ख़ानदान वाले मुझ पर रश्क करते हैं, लेकिन मैं किसी को भाव नहीं देती। तुम्हें देखा तो वो दिन याद आ गए जब तू मेरी स्टूडेंट थी। मैंने तुझे इसलिए पनाह नहीं दी कि तुम मेरे पति की भतीजी हो। मैंने तुम्हें इंसानियत और दोस्ती के नाते अपने घर में पनाह दी है। और तुम्हें पता है, जब से ये हो रहा है ना, तो मेरी शक्ल देखो, मैं बिल्कुल ही बदल गई हूँ। या फिर शायद टेंशन इंसान को बूढ़ा कर देती है और जब इंसान खुशियों में रहता है तो वो जवान हो जाता है। क्या सोच रही हो? इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा है? मैं हैरान थी, लेकिन वाकई इनके साथ जो कुछ हो रहा था वो अचानक हुआ था। मुझे पता था कि उसे ख़ानदान में कोई भी पसंद नहीं करता था और दूसरी शादी इनकी होनी नहीं थी। पता नहीं एक शादी कैसे हो गई थी। और अगर ये सारा कुछ इत्तेफाक होता तो मेरी चाची इतनी खूबसूरत कैसे हो गई थी? उन्होंने कहा कि तुम भी ये सोच रही हो कि ये सब कुछ झूठ है। मैंने कहा कि नहीं, झूठ तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं हैरान हूँ। मेरी चाची ने कहा कि बस, ये कहाँ से आता है, क्या करता है, मुझे कुछ नहीं पता। ना मैं इनको कुछ बोलती हूँ, ना इससे सवाल करती हूँ। मैंने कहा, इनको पैसे वगैरह देती हैं? मेरी चाची ने कहा कि नहीं, मैं इसको कुछ भी नहीं देती हूँ, यहाँ पर आकर बैठ जाती हूँ। हाँ, ये सच है कि मैं रोज़ यहाँ पर आती हूँ, कभी भी नहाती नहीं हूँ और ये पहले से यहाँ पर मौजूद होता है। मुझे अभी तक खुद समझ नहीं आया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अचानक से मेरी हालत बदल गई, वरना तुम खुद सोचोगी कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे
और मेरे नाम वाले लोग मुझे अच्छा नहीं मानते थे। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही हालात थे जैसे तुम्हारे हैं। तुम्हारे पति जीवित है, लेकिन ना के बराबर हैं। उन्होंने मुझे खुद ही इस मुसीबत में डाला है। तुम्हारे खानदान वालों ने मुझे बहुत नीचा दिखाया, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं अछूत हूँ। ये आदमी मेरे पैर धोता है, उन्हें चूमता है, और इससे मेरा ही फायदा हो रहा है। मैंने पूछा, क्या तुमने ये बात किसी को बताई है? तो मेरी चाची ने कहा, नहीं। तुम क्या सोचती हो, लोग ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं? लोग तो अजीबो गरीबो बातों में विश्वास करते हैं। अगर मैं ये कहती तो लोग कहते कि इससे चक्कर है। लेकिन तुमने इस आदमी को देखा है, वह तो उम्र में मेरे पिता से भी बड़ा है। मेरी चाची ने कहा कि तुम भी ये बात किसी को मत बताना, और जो चल रहा है उसी तरह चलने दो। अब मैं अपने चाची के साथ रोज रात को इसी पार्क में जाती थी, और यहाँ यही सब कुछ होता था। मुझे लगा कि मेरे पति तलाश कर रहे होंगे, लेकिन मुझे कहीं से खबर मिली कि मेरे पति को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। वह अपनी दूसरी पत्नी को घर ले आया है, उसे मेरे कमरे में रखा है, मेरा सामान इस्तेमाल कर रही है और उसी घर में रह रही है। कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, रोज़ रात को रोती रहती थी। मेरी चाची कहती थी कि समय पर ही सब कुछ करेंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। वह तो मुझे सिर्फ तसल्ली दे सकती थी, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। अगर मैं इस बार सर झुकाकर चली जाती तो मुझे सारी जिंदगी सिर झुकाकर रहना पड़ता, और अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर पाती। इस औरत के बारे में मेरी चाची भी जानती थी। उनका कहना था कि ये पहले 2 मर्दों के साथ रह चुकी है। एक बात थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरी चाची मेरे मामले में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही थी। शायद अब वह ऐसे ही हो गई थी। वैसे भी ये मेरा मामला था, मुझे ही कुछ करना चाहिए था। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह आया। इसीलिए मेरी चाची एक दिन व्यस्त थी। वह जिस समय पार्क में जाती थी, उससे पहले ही मैं पार्क में चली गई। इस बुजुर्ग को दूर से देखा। मैंने इसको पास आने का इशारा किया और इससे बात की। अभी मैंने इसे आधी ही बात की कि उसने मुझे चुप करवा दिया और कहा कि तुम फिक्र मत करो। लेकिन उसने मुझे एक काम बताया था। शाम को जब चाची को जाना था तो फिर से मुझे उनके साथ ही जाना था। लेकिन इस आदमी ने यह नहीं बताया कि मैं पहले आ चुकी थी। उसने मेरा राज रखा और मुझे भी एक काम करना था। अगले दिन मैंने अपने चाची और उसके पति के खाने में नींद की दवाई मिला दी। शाम में चाय पीने के बाद ही सो गए। मैंने अपनी चाची के कपड़ों में से एक खूबसूरत जोड़ा निकाला और उसे पहनकर पार्क में चली गई, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मुझे ऐसा ही करना है। जब मैं वहां गई तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये कपड़े इतने अच्छे नहीं थे, ऐसे कपड़े मैंने कभी पहने नहीं थे। लेकिन मैं यह सोचकर संतुष्ट थी कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। इस बाबा ने मुझे कहा था कि तुम ऐसे कपड़े पहनकर पार्क में आ जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े के दामन में भी 3 लांग बांध दूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैं तुम्हारी चाची की हालात बदल सकता हूँ तो तुम्हारी क्यों नहीं? तुम्हारे हालात जल्दी बदल जाएंगे। मैंने उसे बताया था कि मेरी जिंदगी में बहुत बुरा चल रहा है। मेरे बच्चों की मुझे बहुत याद आ रही थी। जब इंसान मजबूर होता है, बेबस होता है, तो उसके पास मदद करने वाला कोई नहीं होता, तभी वह इस तरह की हरकतें करता है। मैं भी मजबूर थी, मेरी मदद कौन करता? अगर मैं कोर्ट या पुलिस स्टेशन जाती तो तुम जानती हो मुझे वहाँ इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ मिलने में कितना समय लग जाता, और मुझे सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक करना था। उसने मुझे एक नज़र देखा और कहा कि बेंच के ऊपर बैठ जाओ। लेकिन जब मैंने बेंच के दूसरी तरफ देखा तो मेरी आत्मा उड़ गई। वहाँ एक आदमी बैठा था जिसे मैं नहीं जानती थी। मैंने उसे देखा और मैं उठकर जाने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, और फिर जो वहाँ हुआ वो मैं किसी को बताने के काबिल नहीं थी। फिर मुझे पता चला कि मेरी चाची वास्तव में वहाँ गलत काम किया करती थी। वह आदमी मेरी चाची को नए नए लोगों से मिलवाता था। इसी तरह वो सब कुछ कमाया हुआ था। जो आदमी उनके घर में आया हुआ था, जिसे वह अपना पति कह रही थी, वो भी उनका पति नहीं था। मैंने अपनी इज्जत खराब करवा दी और मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने अपने आप को किसी तरह संभाला और अपनी चाची को बताए बिना अपने पति के घर चली गई। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और बताया कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर थी।
बच्चों की बहुत याद आ रही थी। उसने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि तुम मेरी पत्नी हो, इसी घर में रहो। तुमने ही जिद की थी। अब मैं उसके घर में रहती थी और चुपचाप रहती थी। मेरी सौतेन्य ने मुझे बहुत परेशान किया, मुझे ताने दिए, मेरे सामने मेरे पति के साथ अजीबो गरीबे हरकतें की। लेकिन एक दिन मेरे पति को पता चला उसके पास मेरे पति के होते हुए भी एक और के साथ चक्कर चला रखा है। तो मेरे पति ने गुस्से में आकर उसे तलाक दे दिया और मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि वह दोबारा कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा और किसी लड़की की तरफ कभी नहीं देखेगा। अपने बच्चों के साथ दोबारा रहकर मुझे बहुत सुकून मिला, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मैं अपनी चाची की बातों में आ गई। मुझे ख़ानदान की बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए था। जो एक बार बुरा हो वो हमेशा बुरा ही रहता है। लेकिन अब मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती, बस अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। जो कुछ हुआ उसे एक राज बनाकर जी रही हूँ, किसी को बता भी नहीं सकती। इसलिए अपनी कहानी सुना रही हूँ कि कोई मेरी तरह और बेवकूफ़ी में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना कर दे। वरना जो कुछ मेरी चाची बताती थी, ऐसा होना भला कहाँ संभव है। आजकल के ज़माने में हलाल की कमाई से 2 वक्त की रोटी पूरी होती है। इस तरह की हरकतें तो हराम के काम से ही हो सकती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ में हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।